पॉपुलेशन ज़्यादा थी, जिसकी वजह से उनके पास एक एडवांटेज। सर पॉपुलेशन तो चाइना के पास भी ज्यादा है, हमेशा से चाइना की इकोनॉमी बड़ी अच्छी ग्रो करती रही है, लेकिन अब देखिए आपके सामने है चाइना भी कोलैप्स करता जा रहा है। अगर बात करूं बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश पाकिस्तान से के बाद आजाद हुआ 1971 में। आज बांग्लादेश का टका हमारे रुपए से ज्यादा वैल्यू रखता है। हमने ये भी देखा होगा कि इंडिया जो है वो काफ़ी चीप रेट के ऊपर उनसे ऑयल गैसेस वगैरह परचेज कर रहा है। तो उनका एक कह लें कि जो आपस में म्यूचुअल उनकी अंडरस्टैंडिंग है वो काफ़ी डेवलप हो चुकी है, अगर हम कंपेयर करें पाकिस्तान और रशिया। एक मेच्योर डिसीजन लेते हैं और एक मेच्योरली एक्ट करते हैं, तो फिर ज़ाहिरी सी बात है कि वो उन पॉइंट्स को रेज़ करेगा जो उसको करने चाहिए। अगर वो हमेशा की तरह से वही चाइल्डिश बिहेवियर करता है, तो ऑब्वियसली वो सिर्फ अपने ज़ाती मफाद को तो देगा। सर आपने कहा हमेशा की तरह चाइल्डिश बिहेवियर, क्या मतलब इस बात का? मोस्टली अगर आप देखें तो जो मेजर कंट्रीज़ हैं, बड़ी इकोनॉमीज़ हैं, तो वही सबसे ज़्यादा टेररिस्ट अटैक्स करती हैं डिफरेंट कंट्रीज़ पे। तो अगर आप इसमें देखें कि अगर रशिया ये विलिंगनेस रखता है कि वो इंडिया से ये फेवर ले, तो हर कंट्री इसमें बायस्ड होकर सोचेगा, अपनी फेवर देखेगा। कि मरना, वॉर और हर चीज़ बहुत उससे डिसएडवांटेजेस होते हैं। कंट्री को, नेशन को, लोगों को, इकॉनमी को, हर चीज़ को उसको भी सॉल्व करना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ कश्मीर के इशू को भी सिर्फ रेज़ नहीं करना चाहिए, उसको अब ख़त्म करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते एंड सत श्री अकाल व्यूअर्स, आई मैं वशनाज और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज इस टॉपिक पे मौजूद पाकिस्तानी अवाम से मैं बात करने जा रही हूँ। मेरा सवाल ये है कि यूक्रेन के ज़ेलेंस्की ने पीएम मोदी को एक फ़ोन कॉल की और उसमें उन्होंने कहा कि वो इंडिया से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि G20 के होस्ट होने के नाते वो लोग अपना पीस फार्मूला इम्प्लीमेंट करें और आने वाले टाइम में जो यूक्रेन वाला सारा सिनेरियो चल रहा है रशिया के साथ, वो किसी जो है इंतकाम तक को पहुँचे। इन सारी चीज़ों को देखते हुए पाकिस्तानी अवाम क्या राय रखती है, उनको क्या लगता है, क्या इंडिया G20 का होस्ट होने के नाते पीस फार्मूला पे काम करेगा या नहीं? क्या वो रशिया और यूक्रेन के साथ कोई डील करेगा, या वो सिनेरियोज ऐसे ही रहेंगे? और जहाँ एक तरफ वो G20 आने वाले G20 समिट में उन कंट्रीज़ को भी इनवाइट करा है जो G20 का पार्ट नहीं है, तो क्या उनमें पाकिस्तान इन्वॉल्व होगा या नहीं? और अगर वो पीस फार्मूला को के तहत चलते हुए रशिया यूक्रेन के इशूज़ रिजॉल्व कराता है, तो क्या पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान होने वाला कश्मीर इशू को भी आने वाली ज़िंदगी में सॉल्व हो सकता है या नहीं? इन तमाम सवालों के जवाब लेंगे पाकिस्तानी अवाम से। हमारे साथ रहिएगा, इस बारे में मेरी क्या राय है ये मैं आपको बताऊँगी वीडियो के एंड में, सो कीप वॉचिंग। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? अब्दुल सबूर। अब्दुल सगूर साहब, अभी रिसेंटली हमारे पास एक अपडेट है जिसके अंदर ज़ेलेंस्की, जो कि आपको पता होगा रशिया से यूक्रेन वाला सारा सिनेरियो लीड कर रहे हैं, उन्होंने ट्वीट की है कि पीएम मोदी से उनकी बात हुई और वो पीस चाहते हैं। आने वाले टाइम में जो G20 समिट होगा कश्मीर के अंदर, जिसकी प्रेसिडेंसी इंडिया के पास है, वो चाहते हैं कि उसके अंदर यूक्रेन के हवाले से पीस का मैसेज देते हुए और पीसफुल एक जो है ना फार्मूला अप्लाई करते हुए इंडिया उस चीज़ को एंड करे। क्या राय रखते हैं आप इस बारे में? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि देखें, डेफिनेटली ऑल ओवर द वर्ल्ड पीस तो होना चाहिए, और मोस्टली अगर आप देखें तो जो मेजर कंट्रीज़ हैं, बड़ी इकोनॉमीज़ हैं, तो वही सबसे ज़्यादा टेररिस्ट अटैक्स करती हैं डिफरेंट कंट्रीज़ पे। तो अगर आप इसमें देखें कि अगर रशिया ये विलिंगनेस रखता है कि वो इंडिया से ये फेवर ले, तो हर कंट्री इसमें बायस्ड होकर सोचेगा, अपनी फेवर देखेगा। डेफिनेटली अगर रशिया फेवर मांग रहा है इंडिया से, तो उसके अगेंस्ट इंडिया भी उनसे फेवर मांगेगा। रिसेंटली आपने ये भी देखा होगा कि इंडिया जो है वो काफ़ी चीप रेट के ऊपर उनसे ऑयल गैसेस वगैरह परचेज कर रहा है। तो उनका एक कह लें कि जो आपस में म्यूचुअल उनकी अंडरस्टैंडिंग है वो काफ़ी डेवलप हो चुकी है, अगर हम कंपेयर करें पाकिस्तान और रशिया के। तो इसमें यही है कि डेफिनेटली वो अपने मफादात जो हैं उनको बारातर रखते हुए जो है वो रशिया के साथ इसमें काफ़ी कोऑर्डिनेट करेगा और उनको हेल्प करेगा इसमें। तो अगर आप कहें कि कश्मीर को लेकर वो इन इश्यूज़ पे पीस चाहेगा, तो डेफिनेटली नहीं चाहेगा। वो अपने बेनिफिट्स को ऊपर रखेगा और बायस हो सकता है, जैसे वो म्यूचुअली लास्ट होते रहे काफ़ी देर से। तो इसमें यही है कि पाकिस्तान को भी चाहिए कि थोड़ा सा अपना जो है इस्टेब्लिश करे इस एरिया में, इस टोटल एशिया के अंदर अपनी जो ये कह लेंगे स्ट्रेंथ है उसको थोड़ा सा अच्छा करे। चाइना के साथ भी अपने रिलेशंस को ज़रा स्ट्रॉन्ग करे, रशिया के साथ भी स्ट्रॉन्ग करे, क्योंकि हम ज़्यादा रिलाई करते हैं यूएसए के ऊपर, लेकिन हम एक ऐसी जगह पे रीजन के अंदर रहते हैं जहाँ पे हमारे इर्द गिर्द हर तरफ से मेजर बड़े कंट्रीज़ हैं जो किसी भी वक्त हम पे एटमी पावर और हम पे अटैक कर सकते हैं।
तो उसमें तो हम बिल्कुल कह लेंगे सोलली रह जाएंगे कि कोई हमारे साथ नहीं चलेगा। तो उसमें यही बेहतर है कि अगर हम डेफिनेटली चाइना को साथ लेके चलेंगे तो रशिया को पता होगा कि अगर वो यूनिटी करता है इंडिया के साथ तो हमारे साथ चाइना खड़ा होगा। तो अगर हमें ये भी चाहिए कि हम रशिया के साथ भी अच्छे अपने रिलेशंस रखें और चाइना के साथ भी रखें, डेफिनेटली इंडिया के साथ हमारे कभी हो ही नहीं सकते उसमें, अगर आप चाहें कि नहीं हो सकते उसमें। सर आपने कहा कि इंडिया बाइस्ड होके सोचेगा, इंडिया बाइस्ड होके अगर सोचता होता तो अभी रिसेंटली हमारे पास जो अपडेट आई है उसके मुताबिक इंडिया G20 की जो मीटिंग लीड करेगा उसके अंदर सिर्फ वो ममालिक नहीं है जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, बल्कि उसने और भी मुल्कों के लोगों को और भी कंट्रीज को इन्वॉल्व किया है ताकि उनके इश्यू सुन के और एक राउंड टेबल पे उनको ख़त्म कर सके। आपको नहीं लगता है जब वो और मुल्कों के बारे में सोच रहे हैं तो हो सकता है कि वो पाकिस्तान को लेके भी कोई पॉजिटिव स्टेप जो है आगे सामने लेकर आए? देखिए जिस तरह का एक रिलेशनशिप था इमरान खान का और पुतिन का, तो उसको देख के तो कह सकते हैं कि आप डेफिनेटली पाकिस्तान के अच्छे रिलेशंस हो सकते हैं। लेकिन सर रिसेंटली अभी हम देख रहे हैं न्यूज़ पे भी काफ़ी देख रहे हैं कि हमारी ऑयल्स की डील्स हो रही हैं, लेकिन रशिया ने कह दिया कि हम पाकिस्तान को बिल्कुल भी ऑयल नहीं देंगे ना। सर लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने उनसे डील की थी कि अगर वो हमें सस्ते दामों ऑयल देंगे तो हम उनको वेपन्स प्रोवाइड करेंगे सस्ते दामों। तो आपको नहीं लगता कि यहाँ पे भी तो डील्स हो रही है, रशिया हमारे साथ भी तो कर रहा है? नहीं, अगर आप इस बात पे जाते हैं तो अगर आपको ये भी पता होना चाहिए कि रशिया तो खुद एक बहुत बड़ा जो है डीलर है इस एनिमेशन में, इन सारी चीज़ों, सॉरी एनिमेशन बोल दिया मैंने, इन सारी चीज़ों में। तो मुझे नहीं लगता कि वो किसी भी तरह पाकिस्तान के साथ इन चीज़ों पे चलेगा। लेकिन सर यूक्रेन की वजह से बहुत सारी चीज़ें जो हैं रशिया की वीक जा रही हैं, तो वो चाहता ही है कि अनकरीब इस चीज़ को एंड किया जाए। इसी वजह से वो ये पीस इंडिया से चाह रहा है क्योंकि इंडिया जो है आने वाली G20 समिट को लीड करने वाला, उसकी प्रेसिडेंसी उसके पास है। खैर इन्हीं सारे सिनेरियोज को देखते हुए आने वाले टाइम में आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं इंडिया से? देखिए इंडिया इस वक्त बड़ा कह लें स्पीडली ग्रो करने वाली इकोनॉमी है, और दुनिया में वो जिस तरह ऊपर आ रहे हैं इकोनॉमी को अपने को लेके, तो डेफिनेटली जो बड़ी सुपर पावर्स हैं वो डेफिनेटली उनकी तरफ जाएंगी और हम डेफिनेटली इसमें पीछे रह जाएंगे क्योंकि हमारी इकोनॉमी बिल्कुल क्लैप्स कर चुकी है। अभी आपके सामने रिसेंटली जो हमारे कंडीशंस चल रही हैं पाकिस्तान में, तो डेफिनेटली इसमें रशिया भी, यूएसए भी, चाइना भी उनकी तरफ मूव करेंगे जिस तरह वो ग्रो कर रहे हैं और सारी चीज़ों को लेके चल रहे हैं। तो डेफिनेटली वो उनसे फेवर लेंगे और वो भी फेवर देंगे। ठीक है, ऐसी कोई फेवर आप पाकिस्तान के लिए नहीं देख रहे? बिल्कुल नहीं देख रहा। आपको क्या लगता है जहां G20 में जो कंट्रीज नहीं भी आती उसमें उनको भी इनवाइट किया है, क्या उसमें पाकिस्तान इन्वॉल्व हो सकती है? डेफिनेटली जो रीजन है उसको देखते हुए डेफिनेटली चाइना, पाकिस्तान, मतलब इस तरह के जो कंट्रीज थोड़ी बहुत एटमी पावर एटमी पावर है उनको देखते हुए वो ज़रूर लाएंगे इनको सर्कल के अंदर, ताकि अगर वो डेफिनेटली पीस चाहते हैं तो, क्योंकि वो डेफिनेटली ये चाहेंगे कि इस रीजन के अंदर अगर वो इनको साथ मिलाएंगे तो वो पीस की तरफ जा सकते हैं, वरना वो अकेला तो कुछ भी नहीं कर सकेंगे ना इस चीज़ में। चलें सही है सर, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपकी राय जान के। चलते हैं बाकी लोग जाने पर, देखते हैं कि इस बार वो क्या ख्याल रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? अब्दुल्ला। अब्दुल्ला, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, अभी रिसेंटली आपको पता है कि यूक्रेन का जो भी इशू चल रहा है उस सबसे रेलिवेंट यूक्रेन के ज़ेलेंस्की ने कहा है, पीएम मोदी को कॉल की और कॉल करके ये कहा कि हमारा जो इशू है रशिया के साथ उसको आप पीसफुली, हम चाहते हैं कि किसी एंड तक पीस फार्मूला अप्लाई करते हुए ले जाए ताकि आने वाले टाइम में हमारा लॉस नहीं हो, मज़ीद लॉस नहीं हो। आपको पता है पहले ही कितना ज़्यादा जो है यूक्रेन फेस कर चुके हैं, रशिया ऑन अनदर हैंड साइड वो लोग बहुत ज़्यादा फेस कर चुके हैं। तो इन सारी चीज़ों को लेके आपको क्या लगता है आने वाली G20 की मीटिंग जिसकी प्रेसिडेंसी इंडिया के पास है और जो इंडिया कश्मीर में रखने जा रहा है, क्या उसमें पीस फार्मूला के तहत ये रिजॉल्व हो सकता है? जी, मैं ये समझता हूँ कि अगर कश्मीर जैसे ग्राउंड के ऊपर ये लोग कर रहे हैं मीटिंग इस तरह की, तो सबसे पहले इनको कश्मीर के बारे में सोचना चाहिए। बेशक यूक्रेन के अंदर जो हो रहा है दैट इज़ नॉट गुड, वो नहीं होना चाहिए। किसी भी मासूम बंदे के मरना, वॉर और हर चीज़, बहुत उससे डिसएडवांटेजेस होते हैं कंट्री को, नेशन को, लोगों को, इकॉनमी को, हर चीज़ को, उसको भी सॉल्व करना चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ कश्मीर के इशू को भी सिर्फ रेज़ नहीं करना चाहिए, उसको अब ख़त्म करना चाहिए। लोगों की बस हो चुकी है, उस चीज़ को भी सॉल्व करना चाहिए और साथ साथ यूक्रेन के इशू को भी सॉल्व करना चाहिए, उसको भी साइड पे नहीं छोड़ना चाहिए। अगर उसको ये लोग प्रोलॉन्ग करेंगे तो वो भी एट द एंड कश्मीर की तरह ही एंड अप होगा, कुछ भी डिसाइड नहीं हो पाएगा। और अगर बात करूं इंडिया में होने वाली G20 समिट की जो कि 2023 सितंबर में होने जा रहा है, उसके अंदर पीएम मोदी ने उन कंट्रीज़ को भी इनवाइट किया है जो कंट्रीज़ G20 का पार्ट नहीं होती। आपको क्या लगता है अगर वो कंट्रीज़ भी उसमें इन्वॉल्व हो रही हैं तो क्या पाकिस्तान उनमें इंक्लूड होगा या नहीं? पाकिस्तान का उसमें इंक्लूड होना मैं कुछ कह नहीं सकता क्योंकि पाकिस्तान के हालात आपके सामने, इस टाइम पे मुल्क डिफ़ॉल्ट कर चुका है। नो डाउट
पाकिस्तान G20 का पार्ट तो अभी बनने की सिचुएशन में नहीं है, लेकिन पीएम मोदी ने उन लोगों को भी, मतलब उन कंट्रीज को भी इनवाइट किया है जो कंट्रीज कभी भी G20 का पार्ट नहीं थी, नहीं है या नहीं रही, तो उन कंट्रीज में पाकिस्तान भी आता है। तो डू यू रियली थिंक कि क्या इंडिया के ताल्लुकात इतने हैं या इंडिया इतना ऑनर करेगा कि पाकिस्तान को भी इनवाइट करे? अगर हिस्ट्री को देखा जाए तो इंडिया ने ऐसी मूव कभी नहीं की। अगर वो करता है तो जाहिर सी बात है एक अच्छी बात होगी, लेकिन अगर हिस्ट्री को देखा जाए उसने कभी भी इस तरह की मूव नहीं की और आई डोंट थिंक सो कि वो इस तरह का काम करेगा। सर, पूरी दुनिया का मीडिया जो है इस वक्त रिलाय कर रहा है इंडिया के ऊपर, क्योंकि आपको पता है आईटी हब बन चुका है, आने वाले टाइम में कहा जा रहा है कि सुपर पावर भी बन जाएगा और बहुत ज़्यादा जो है वैल्यूएबल कनेक्शंस रखता है वो पूरी दुनिया के अंदर। इंटरनेशनल रिलेशंस की अगर बात करें तो इंडिया टॉप पे आता है। अगर हम बात करें अच्छे ओहदों पे फाइज लोगों की तो वो इंडिया से बिलोंग करते हैं। इसी तरह बहुत सी चीज़ों में बहुत स्पीडली ग्रो कर रहा है। उन तमाम चीज़ों को देखते हुए आप क्या राय रखते हैं कि क्या जिस तरह से लोग इंडिया की तरफ रुझान कर रहे हैं, या जिस तरह देखिए इतने मेजर इशू में भी उन्होंने इंडिया को इस चीज़ का होस्ट समझते हुए, G20 का होस्ट समझते हुए पर्सनल कॉल की ज़ेलेंस्की ने कि आप काइंडली इस पर नज़र डालें या गौर फिक्र करें, तो कहाँ स्टैंड करता देख रहे हैं इंडिया को आने वाले टाइम? देखिए, इंडिया और पाकिस्तान का कंपैरिजन नहीं है। हम 22 करोड़ की आवाम है, वो 1 अरब 22 करोड़ की आवाम है। उनके क्या पास सिर्फ पॉपुलेशन ही एक ऐसा फैक्टर है? पॉपुलेशन देखें, आपकी पॉपुलेशन जितनी ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा डिमांड्स होगी, उतनी ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग होगी, उतना ज़्यादा बिजनेस होगा, उतनी ज़्यादा एक्सपोर्ट्स होंगी। इंडिया इज़ ऑन अनदर लेवल। वो लोग एक और जगह पे, एक और लेवल पे पहुंच चुके हैं। हम लोग उनसे अभी कम्पीट नहीं कर सकते उस तरह। पहले हमें अपनी रूट्स को सही करना है, उसके वहाँ पर भी होंगी इस तरह की सारी चीज़ें। आखिर है वो ये इसी तरह की नेशन। हम एक ही थे, डिवाइड हुए हैं, लेकिन उन्होंने फिर भी अपने आप को कुछ बनाया है। हमें अभी बहुत टाइम रहता है वहाँ तक पहुँचने के लिए। उनके पास एक एज था कि उनके पास पॉपुलेशन ज़्यादा थी, जिसकी वजह से उनके पास एक एडवांटेज। सर, पॉपुलेशन तो चाइना के पास भी ज़्यादा है। हमेशा से चाइना की इकोनॉमी बड़ी अच्छी ग्रो करती रही है, लेकिन अब देखें आपके सामने है चाइना भी कोलैप्स करता जा रहा है। अगर बात करूं बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश पाकिस्तान से के बाद आज़ाद हुआ 1971 में। आज बांग्लादेश का टका हमारे रुपये से ज़्यादा वैल्यू रखता है और आज बांग्लादेश हमसे ज़्यादा ग्रोथ वाली कंट्रीज़ में से एक है। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए तो शायद पॉपुलेशन वाला फैक्टर एक बहुत माइनर है। उसके अलावा भी हम बहुत सी चीज़ों में लैक कर रहे हैं हम, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन बात वही पे आ जाती है, आप सिस्टम किस तरह का बनाते हैं, उसको किस तरह आगे लेके चलते हैं, उसको किस तरह। बांग्लादेश ने अगर किया है, उन्होंने कहाँ से किया? अपने एक्सपोर्ट से किया। आप कहीं पर भी जाएं, आप कोई कपड़ा उठा लें, उसके पीछे लिखा होगा मेड इन बांग्लादेश। उन्होंने, जाहिर सी बात है, कोई अपनी एक्सपोर्ट की हो सकता है कोई इस तरह की बनाई हो पॉलिसीज़, और कोई पॉलिसीज़ ऐसी बनाई हो जिसकी वजह से उन्होंने अपना रेवेन्यू जनरेट किया और सब कुछ किया है। हम लोग अभी तक लोकली असेंबल करते हैं क्या है? सर, हम तो एगोइस्टिक लोग हैं ना। हम लोग तो ट्रेड में भी देखते हैं कि कौन सा मुल्क से करनी है और कौन से नहीं करनी। हम कहते हैं कि पंजाब जो है, पंजाब 5 दरियाओं की ज़मीन है। यहाँ पे आप हर चीज़, फसल, सब कुछ बना सकते हैं। दाल आप बाहर से मंगाते हैं, चावल आप बाहर से मंगाते हैं, फिर क्या बन सकता है? पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा रुझान लोगों का जो है मेडिकल की तरफ है, लेकिन आज तक पैनाडोल हम बाहर की बनाई हुई यूज़ करते हैं, जो आजकल पाकिस्तान में शॉर्ट हुई हुई है। आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें, यहाँ से आप अंदाज़ा लगा लें कि क्या यहाँ पे है। जो हमारी ऑल इन वन डॉक्टर है, मतलब हर घर का डॉक्टर है पैनाडोल। तो आप यहाँ से देख ले कि कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। जिस बंदे का जो दिल करता है वो कर सकता है। आप किसी को रोक नहीं सकते, किसी को टोक नहीं सकते। उसने लोगों का गला काटना है वो काट सकता है, उसने जैसे मर्जी पैसे बनाने हैं। ना गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसीज़ बनाई, अगर पॉलिसीज़ बनाई भी हुई हैं ना, तो वो सिर्फ एक गरीब बंदे के लिए हैं। जो अमीर बंदा है, पॉलिसीज़ उसके लिए नहीं है। वो पॉलिसीज़ को अपनी मर्जी से मोल्ड कर सकता है। एंड बीइंग अ पार्ट ऑफ सच अ ग्रेट मीटिंग लाइक G20 समिट, आपको लगता है इंडिया होस्ट करते हुए जो है पीस फार्मूला को मद्देनजर रखेगा, या दुनिया में कहीं किसी भी सिचुएशन में पीस को जो है फॉर्मुलेट कर सकता है? अब आप देखें, इंडिया के ऊपर एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब अगर वो यहाँ पे मेच्योर एक्ट करता है, उसके लीडर्स अगर एक मेच्योर डिसीजन लेते हैं और एक मेच्योरली एक्ट करते हैं, तो फिर ज़ाहिरी सी बात है कि वो उन पॉइंट्स को रेज़ करेगा जो उसको करने चाहिए। अगर वो हमेशा की तरह से वही चाइल्डिश बिहेवियर करता है, तो ऑब्वियसली वो सिर्फ अपने ज़ाती मफाद को तो देगा। सर, आपने कहा हमेशा की तरह चाइल्डिश बिहेवियर, क्या मतलब इस बात का? आप हमेशा देखें कि अब टर्म होती है लेग पुलिंग, हमेशा से पाकिस्तान के साथ वही की गई है। जब भी कुछ हुआ एट द बैक एंड, हमेशा ये पाकिस्तानी भी कभी जवाब देने से पीछे नहीं हटे। हमेशा जो है ना, ईंट का जवाब पत्थर से ही गया है, बल्कि पत्थर का जवाब ईंट से गया है। तो अगर आप अपनी कौम को डिफेंड नहीं करेंगे, अगला तो खाने को आ जाएगा। अगर आप उनको ये बताएंगे कि
हम लूले लंगड़े हैं, वो तो फिर जाहिर सी बात है कि अगला बंदा तो आ जाएगा अटैक करने को। चलें, सही है। मतलब इन शॉर्ट ये आपको लगता है कि इंडिया पर रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो इंडिया उसको जो है दुनिया के सामने रखने के लिए ज़रूर इम्प्लीमेंट करेगा, लेकिन पाकिस्तान के सिनेरियो और कश्मीर के सिनेरियो में इंडिया कोई भी रोल प्ले नहीं करेगा पीस वाला। उसको करना चाहिए। अब ये उसके ऊपर है कि वो कितना मेच्योरली एक्ट करता है और इस चीज़ को आगे लेके जाता है। अगर वो इस चीज़ को आगे लेके जाता है तो ऑब्वियसली उन्होंने एक मेच्योर डिसीजन लिया है, उनको इस बात को समझ आई है कि उसको हमने रिजॉल्व किया। क्योंकि देखें, अब बात वहाँ के लोगों की है, कश्मीर के लोगों की है, उनके वो भी एक चीज़ से गुजर रहे हैं। इतनी देर, कितनी देर हो गई है लॉकडाउन का, मुझे इतना आइडिया नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली वहाँ के लोगों को भी अब इंसाफ मिलना चाहिए। हम ये नहीं कहते कि वो पाकिस्तान में या इंडिया में जाएं, इंडिपेंडेंसी इंडिपेंडेंट आप उनको बनाएं, उनका जो मर्जी दिल करता है वो करें। उनके साथ बहुत बुरी हो चुकी है जो कि अब ख़त्म होनी चाहिए। एग्जैक्टली सर, और वहाँ के लोग भी यही चाहते हैं कि ना वो पाकिस्तान का पार्ट बने ना इंडिया का, उनको एक सेपरेट होमलैंड चाहिए। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आपकी राय जान के चलते हैं बाकी लोग जानवर, देखते हैं कि इस बारे में वो क्या राय रखते हैं। ओके व्यूवर्स, एज यू सीन के हमने लिए पाकिस्तानी अवाम के जवाब और देखें उनके रिएक्शंस, उनको क्या लगता है क्या आने वाले टाइम में पीस फार्मूला के तहत रशिया यूक्रेन इशू रिजॉल्व हो सकता है या नहीं। ये थे अवाम के जवाब और उनके रिएक्शंस। अगर जानी जाए मेरी राय तो मुझे ये लगता है कि इंडिया जिस स्पीड से ग्रो कर रहा है शायद उसको किसी भी इशू से कोई खासा फर्क नहीं पड़ता और वो दूसरों के इशू रिजॉल्व करके अपने हाथ में होल्ड ले सकता है ताकि वो किसी भी कंट्री को अपने साथ अपने अच्छे मुआहदों के तहत चला सके। और यूनिटी का जो फार्मूला इंडिया अपना के दूसरे मुल्कों के साथ इंटरनेशनल रिलेशंस पे काम कर रहा है, उन सबको देखते हुए आने वाले टाइम में बहुत हद तक इस चीज़ की पॉसिबिलिटीज़ है कि कश्मीर इशू को भी पाया तक मिल तक पहुंचा दिया जाए। इसके साथ साथ आज की वीडियो से मुझे इजाज़त। फर्दर वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।